नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू की उपस्थिति में नगरपालिका निगम बिलासपुर के नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह मुंगेली नाका मैदान में संपन्न हुआ। बता दें कि कलेक्टर अवनीश शरण ने महापौर और सभी पार्षदों को वार्डवार शपथ दिलाई। महापौर पूजा विधानी ने मंत्रियों और विधायकों की उपस्थिति में महापौर पद की शपथ ली और इसके बाद पार्षदों को 10-10 के समूह में शपथ दिलाई गई। बता दें कि शपथ ग्रहण के दौरान महापौर पूजा विधानी ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला और विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। बता दें कि नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने सभी अतिथियों और जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। कार्यक्रम था हमारे महापौर जी का पूजा विधानी सहित सभी पार्षदों का। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से महापौर जी को और जीते हुए सभी पार्षदों को बधाई देता हूं। बिलासपुर नगर निगम के जनता को बधाई देता हूं। सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं जिनके मेहनत से ये सब लोग जीत करके आए हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए हैं। हम जो घोषणा पत्र अटल विश्वास पत्र जारी किया गया है, उस अटल विश्वास पत्र पर पहले दिन से काम करेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद मोदी की गारंटी को पूरा किया गया। अब इन निगमों के चुनाव के बाद अटल विश्वास पत्र की एक एक बिंदु को हम पूरा करेंगे। आपको तो काम करनी नहीं दे रहे हैं आपके अधिकारी। विधानसभा में तो आपके ही विधायक सब चिल्ला रहे हैं। आज शपथ लिए हैं, आज से ही हमारे महापौर और पार्षद अपने काम पर लगे। जल जीवन मिशन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, विधानसभा में भी सवाल उठा है। अब तक के उसमें 20% ही काम हुआ है छत्तीसगढ़ में। अब उस पर गति आएगी। माननीय मंत्री जी उस पर लगे हुए हैं, अच्छा काम होगा। आज की शपथ में चीज देखने को मिली, दोबारा पठन करना पड़ा। देखिए, यदि कोई भूल हुई है तो सुधार किया जा सकता है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का तालमेल सही नहीं है क्या अपनी पार्टी के खिलाफ? सब में तालमेल है। प्रश्नकाल तो सबके लिए होता है। कोई भी विधायक, कोई भी सदस्य अपनी बात को हाउस में रख सकते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षण कर सकते हैं और जनता की बात को उठाने के लिए हाउस होता है। इसलिए उसमें विरोध वाली कोई बात नहीं है। अपनी बात को, जनता की बात को, जनता की मांगों को, जनता के हितों को ध्यान में रख करके सभी सम्माननीय सदस्य हाउस में अपनी बात को रखते हैं और जिससे काम तेजी से हो सके। किसी भी प्रकार का कोई अंतर्द्वंद नहीं है, ये अधिकार है। हाउस में अपनी बातों को रखना सभी सम्मानित सदस्यों का अधिकार है। तोखन जी, दीपक बैठ जी ने आरोप लगाया है कि सरकार तमाम कांग्रेस नेताओं की जासूसी करा रही है और इसको लेकर आज हंगामा भी मचा। सदस्य देखिए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही है। वो खुद अपने घरों में लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान को कांग्रेस झांक करके देखे। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और उनके पदाधिकारियों कह रहे हैं कि प्रदेश में आईएएस की सरकार चल रही, भाजपा की कब चलेगी? देखिए, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, निगमों के चुनाव में, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों में बम्पर वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जनता जिताई है, हमारे इन्हीं देवतुल्य कार्यकर्ताओं के भरोसे। तो हम सब एकजुटता के साथ, हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग काम कर रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई अंतर्विरोध की कोई बात नहीं है। महापौर नगर पालिका निगम बिलासपुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को सक्षम बनाए रखूंगी तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। नगर निगम से निवेदन है, माननीय अभिनंदन करें किया जा रहा है। डॉक्टर पादी जी। उधर छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य में महाशिवरात्रि पर्व पर पाली में आयोजित 2 दिवसीय पाली महोत्सव का
समापन समारोह आयोजित हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री देवांगन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पाली महोत्सव कोरबा वासियों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पाली देवाधिदेव भगवान शिव और महिषासुर मर्दिनी की नगरी है और जिसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। नो आइडिया, शहरी लोग यार हमें इतना कहाँ पता चलता है, और जब किया तो पता चला कि सबसे प्राचीन मंदिर जो है शिव जी का, महादेव जी का, शंभू जी का, वो यही पाली में है। ये भगवान का एक संयोग हुआ। और साथ साथ ऑफकोर्स छत्तीसगढ़ आए हैं तो एक छत्तीसगढ़ी गाना भी कई काम डेविड के माध्यम से स्वीकृति पहले भी दिए जा चुके हैं, और चाहे वो रामपुर विधानसभा हो, कोरबा हो, कटघोरा हो, जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है वो पूर्ति करे के काम करत हैं। सरकार के माध्यम से भी बहुत सारा बजट में है ऊपर भी काम होते हैं। और आज के अवसर पर क्योंकि प्रोग्राम चालू है, बीच में हम आए हैं, मैं कर खातिर पुनः आप सब पाली महोत्सव को बधाई देता हूँ। भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद की कामना करत हैं कि ओकर आशीर्वाद शक्ति सबके घर परिवार में पहुँचे, सबके घर परिवार सुख समृद्धि के साथ रहे, यही कामना करत हैं। पाली इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे और हमें उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष का कार्यक्रम इस क्षेत्र के आम नागरिकों के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए जिला प्रशासन की तरफ से जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो अपनी उन उद्देश्यों को लेकर यह कार्यक्रम सफल हुआ है। यहां रोक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के जनप्रिय नेता एवं कैबिनेट मंत्री माननीय श्री राम विचार नितान जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी जिला सरगुजा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में उद्योग व्यापार को लेकर बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री मुर्तजा वनक ने हमारे सहयोगी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उद्योग व्यापार वाणिज्य में विकास हो, वैकल्पिक आय बढ़े और नए रोजगार सृजन हो। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई स्थापना नीति और श्रम कल्याण योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ में ऑन डिमांड 8 काल 4 पहर उद्योग व्यापार वाणिज्य और व्यवसाय को अनुमति प्रदान की जाएगी। बजट सत्र में इस बात की घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ के उद्योग व्यापार और दुकानदार यदि चाहें तो उनको 24 घंटे 7 दिन व्यापार करने की अनुमति दे सकते हैं विशेष परिस्थितियों में और नीति के तहत। साथ ही उन्होंने दुकान स्थापना अधिनियम में संशोधन करते हुए जो लाइसेंस शुल्क था उसको 10 गुना कर दिया है। जो सालाना 100-150 लगता था, 1 से 1,500 लगेगा, जिसका 250 शुल्क था उसको 2,500 कर दिया है। और 6 महीने के अंदर अनिवार्य कर दिया है कि सबको आवेदन करना है। साय सरकार का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने व्यापारियों के बारे में चिंता रख करके व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से, युवा लोगों को आगे बढ़ने के लिए, युवाओं की सोच को आगे बढ़ाने के लिए, उनको व्यापार में आगे बढ़ने के लिए ये एक नई व्यवस्था लाने का प्रयास किया है। सोच बहुत अच्छी है। इस सोच के पीछे थोड़ी चिंतन उनको करने की आवश्यकता पड़ेगी। बतौर व्यापारी मैं ये बात कह रहा हूं। राजनीतिक रूप से हमारी सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, लोगों को सपोर्ट करने का निर्णय, और एक व्यापारी की हैसियत से मैं ऐसा मानता हूं, क्या सरकार इस ओर चिंतन किया होगा जब सरकार पूरे रूप से इसकी कार्य योजना जनता के सामने लाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा ना हो कि हमारी युवा पीढ़ी भटक जाए। हमारी युवा पीढ़ी को
अच्छी व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था अच्छी तगड़ी, यानी हमारे पास आज भी पुलिस की व्यवस्थाएं जो कम है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। पुलिस की व्यवस्थाओं को बढ़ाना पड़ेगा कि रात्रिकालीन व्यवस्था में असामाजिक तत्वों को कहीं खुली छूट न मिल जाए, जिससे आम नागरिकों को, दुकानदारों को प्रोटेक्शन न मिले। और ऐसे वातावरण में हम अच्छी चीज ला करके और हमारी दिशा दूसरी ओर न चली जाए, तो मैं अपनी ही सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब भी इसको लेकर के आए उसमें पुलिस की व्यवस्था, युवा वर्ग बंधन में न आए और शराब और नशे की व्यवस्थाओं को पूर्णतः रात में प्रतिबंधित कर दिया जाए, तभी मुझे लगता है कि हमको इसमें आशातीत सफलता मिलेगी और हम अपनी योजना में सफल हो सकेंगे। सबसे पहले तो मैं सम्माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुत बधाई देता हूं कि आयुष्मान के तहत देश की जनता का हित को ध्यान में रख करके बहुत अच्छी योजना, और उसमें खासकर गरीब वर्ग के लिए जो 5 लाख वाली योजना सरकार ने लाई है, इससे भारत के नागरिकों को बहुत बड़ा लाभ और बहुत बड़ी चिंता से मुक्ति दिलाने का काम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और आयुष्मान कार्ड के तहत विभिन्न हॉस्पिटल्स में, विभिन्न नर्सिंग होम में जो ये व्यवस्था बनाई गई है, और उस व्यवस्था के तहत जो भी पद्धति बनाई गई, मैं एक मेडिकल व्यवसायी भी हूं, एक राजनेता के साथ साथ, और मैं इसे अच्छी तरह समझता हूं कि एक आम नागरिक को इससे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और उनसे किस प्रकार उनको मुक्त कराने का और उनको सुविधा प्रदान करने का काम सम्माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और बहुत बड़ी मदद सरकार के द्वारा हमारे नागरिक बंधुओं को पहुंचाई जा रही। जो इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जनता को विशेष लाभ मिले, मुझे ऐसा लगता है इसमें एक संशोधन की आवश्यकता है। भारत में 12 लाख चिल्लर दवा व्यवसायी हैं जो इस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। अभी वर्तमान में इस आयुष्मान कार्ड का एक तरफा लाभ नर्सिंग होम को, बड़े हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट डॉक्टरों को मिल रहा है। दवा दुकानदार का इसमें कोई योगदान नहीं। मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि इसमें से ऑपरेशन फीस और दवा को अलग अलग किया जाए। दवाई के लिए मेडिकल दुकानदार को अप्रूव किया जाए और ऑपरेशन और उसकी निगरानी करने के लिए और आफ्टर ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए डॉक्टर और नर्सिंग होम को दिया जाए। तो मैं समझता हूं कि इसमें जो आप एक शब्द का उपयोग किए कि रोग से ग्रसित हो गए हैं, उससे मुक्ति मिलने में बड़ी आसानी होगी। जब 1 से 2 लोग होंगे, दोनों एक दूसरे की निगरानी करेंगे, तो मैं समझता हूं ये योजना और भी सफल होगी। मेरा ऐसा मानना है कि हर हॉस्पिटल में डायग्नोस्टिक सेंटर बने हुए हैं और सरकार बेहतर होगा कि इससे लगे हुए पार्टों में सबको लाभ पहुंचाने के लिए अगर व्यवस्था करती है तो और भी बेहतर होगा। एक संस्थान को लाभ पहुंचाने के बजाय 3 से 4 जो कोई भी उसके साथ लगे हैं वो सारे संस्थान को लाभ पहुंचे और सारे लोग मजबूत हो जाए। वो अगर इन दवाओं को बेचेंगे, बेच रहे हैं और बेचेंगे, बिल्कुल लाभ होगा। जो 70% देने के बाद जो भी उनके सरकार के पास जो बच रहा है वो व्यापारी के पास भी बचेगा, बशर्ते खाली जेनरिक दवाओं से जो ऑपरेशन के अंतर्गत जो सामान लगते हैं उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। उसके लिए तो
जो चिल्लर दवा विक्रेता हैं या मार्केट की जो दवा दुकानें हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, और उन दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। उनमें कई ऐसी दवाएं हैं जिनका जेनरिक निर्माण नहीं होता। मैंने तो पहले ही कहा आपको कि इससे जुड़े हुए जितने पार्ट हैं उन सबको इसमें लाभान्वित होने से उसकी निगरानी बहुत बेहतर हो सकेगी। अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में है तो आवश्यकता मान लीजिए 5 दवाओं की है, तो अपने फायदे के लिए वो 10 दवाओं का उपयोग करते हैं, और जब बाहर के लोगों को दवाइयां लिखी जाएंगी तो जितनी आवश्यकता है उतनी ही लिखी जाएगी। तो मैं ऐसा समझता हूं इसमें सरकार के भी पैसों की बचत होगी और जो मरीज हैं उनकी भी बचत होगी, और निजी स्वार्थ से हट करके मैं समझता हूं कि जन सेवा हो सकेगी। मेरे ख्याल से उसकी निगरानी कोई बोर्ड या कमेटी है जो वो वॉच करती है कि कौन से ऑपरेशन में कितने दिन रखना है, कितना फीस लेना है, उसकी आवश्यकता है कि नहीं है। वो ऑलरेडी सरकार की ओर से उसका प्रावधान है। नहीं, उससे बेहतर परिणाम मुझे ऐसा लगता है कि अगर बांट दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इन्वॉल्वमेंट करने से विवाद की स्थिति निर्मित होगी। पूरी योजना बहुत बेहतर है कि जो गरीब तबके के लोग हैं जिनकी अपनी ताकत नहीं है आज के इस महंगे दौर में प्राइवेट इलाज करा पाना, उसमें प्राइवेट नर्सिंग। ये भी है कि जो रोड साइड के बिजनेस हैं उनको भी बढ़ावा मिले, क्योंकि अब क्या है एरोप्लेन 24 घंटे के हो गए हैं, हाईवे 24 घंटे के हो गए हैं, पानी के जहाज 24 घंटे के हैं, लॉजिस्टिक 24 घंटे का हो गया है। तो सरकार का कहना है कि क्यों ना इस व्यवसाय की ओर ध्यान दिया जाए और रोड साइड के बिजनेस को भी बढ़ावा जाए। मैंने पहले ही कहा कि सरकार की मंशा अच्छी है लोगों का स्टेटस बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, पर ऐसा व्यापारी होने के नाते मेरा सोचना है कि हमारी युवा पीढ़ी भटक न जाए, उनके साथ अन्याय न हो जाए, खुले वातावरण। यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के जनप्रिय नेता एवं कैबिनेट मंत्री माननीय श्री राम विचार नितान जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी जिला सरगुजा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरगुजा जिले के लुंड्रा विकास खंड के गांव उर्दरा मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने स्कूल में पदस्थ शिक्षक और बैड टच और गलत इशारे करने का आरोप लगाया है। बता दें कि शिकायत के बाद में शिक्षा विभाग ने स्कूल में पदस्थ शिक्षक पर बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि शिक्षक के स्कूल से हटा दिया गया है और शिक्षक का नाम जगदीश प्रसाद यादव है, जिसके खिलाफ स्कूल की छात्राओं और अभिभावकों का गुस्सा फूटा है। छात्राओं की शिकायत के बाद में परिजनों ने स्कूल से शिक्षकों को हटाने की मांग की है। दरअसल इसकी शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच कर शिक्षक को स्कूल से हटा दिया है। इस पर उन्होंने कहा कि जांच में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन अभिभावकों के कहने पर स्कूल से शिक्षक को हटा दिया गया। मिडिल स्कूल का जो है शिकायत प्राप्त हुई थी और उसमें हमने जांच कराया है और जांच में ऐसी कुछ बहुत गांव वालों के द्वारा भी ये कहा गया है कि उसको यहां से हटाया जाए और मतलब बहुत ही ऐसा गंभीर कोई बात नहीं आई निकल के, तो हमने उसको तत्काल प्रभाव से वहां से हटा दिया है। और चूंकि गांव के लोग भी चाह रहे थे, काफी दिनों से वो टीचर जो है वहां था, तो ये शिकायत प्राप्त हुई तो हमने वहां से उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। उधर किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संजय पंत ने किसानों के 5 मुख्य मुद्दों को लेकर बीजापुर के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और इस मौके पर संजय पंत ने कहा कि किसानों के साथ सरकार गलत कर रही है, जो वादे करते हैं उसे पूरा नहीं किया जाता है। तो वहीं कुटरू में सरकार 15 पंचायतों को निकालकर जानवरों को पालने के लिए पार्क बनाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि उसे हम होने नहीं देंगे।
है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, सड़क है, इस सबके संबंधित और किसान जो उपज का सही दाम मिले उसको लेकर और तेंदुपत्ता तोड़ई 900 रुपया मिले प्रति सैकड़ा उसको लेकर और किसानों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको लेकर भरेमगढ़ ब्लॉक में किसान महापंचायत रखा गया था और राज्यपाल मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है कलेक्टर के माध्यम से। मेन मुद्दा हमारा यही है, हमारे किसान आदिवासी किसानों को जंगल से ना उठाया जाए, मारना पीटना जेल भेजना ना किया जाए, जो लड़ाई है उनका केस है उनसे लड़े, लेकिन निर्दोष किसान भाइयों का आदिवासी किसानों से ना लड़े। पुलिस प्रशासन से भी और शासन से भी हम आग्रह है निर्दोष लोग को मारना पीटना काटना जेल भेजना ना करे, इस उद्देश्य को लेकर हम आत्मा किसान पंचायत करवाए का मामला है। 150 ग्राम पंचायत को टाइगर रिजर्व बनाने का उसमें शासन हटा रही है आदिवासी किसानों को, उसको बचाना है। 150 ग्राम पंचायत के किसान कहाँ जाएंगे, आदिवासी किसान कहाँ जगह है उनको बसने के लिए, कहाँ जमान देगा सरकार कहाँ जगह देगा, सरकार के पास एक इंच जमीन नहीं है, इसलिए किसानों को वहाँ हटाकर वो पार्क बनाना चाहता है। पार्क से किसी को लाभ नहीं होना है नुकसान के सिवाय, आदिवासी समाज का जमीन है उसको छीनने हम नहीं देंगे। भारतीय किसान के तरफ से यहाँ से लेकर दिल्ली तक वही लड़ाई लड़ रहा है किसानों का जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। अगर सरकार किसानों का बात नहीं मानती है, उस जंगल से हटाना चाहती है, तो सीधा दिल्ली से लेकर यहाँ तक 1 महीना तक ट्रैक्टर आंदोलन होगा, धरना होगा, ट्रैक्टर रैली निकाल के किसान को सरकार को बता देंगे किसान क्या। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के जनप्रिय नेता एवं कैबिनेट मंत्री माननीय श्री राम विचार नितान जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी जिला सरगुजा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी चोरों से सुरक्षित नहीं है। आए दिन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेखौफ होकर चोर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। वहीं अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मी और पुलिस सहायता केंद्र की पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रही है। बीते रात चोरों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में लगे 8 AC के कॉपर वायर की चोरी कर फरार हो गए। तो वहीं आपको बता दें कि सुबह चोरी की जानकारी लगते ही अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। वहीं आनन फानन में ऑपरेशन थिएटर में वैकल्पिक व्यवस्था कर मरीजों का ऑपरेशन किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भिलाई की CDO सिक्योरिटी पब्लिक हेल्पलाइन सर्विस कंपनी का सुरक्षा को लेकर जिम्मा है। तो वहीं आपको बता दें कि अस्पताल की सुरक्षा से सुपरवाइजर मिलाकर 48 लोगों की ड्यूटी लगी रहती है। इसके बावजूद भी अस्पताल में चोरों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। चोरी की ये पहला मामला नहीं है, उससे पहले भी चोरों ने जो है अस्पताल में आतंक मचाया हुआ था। चोरों की वजह से ही अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधक की नींद उड़ी हुई है। आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधक हर बार चोरी की शिकायत मणिपुर थाना में करता है, लेकिन पुलिस अज्ञात चोरों को पकड़ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से अस्पताल में चोरी कर रहे चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। पुलिस का कहना है कि अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है, सुरक्षा भी लगातार बढ़ा दी जाएगी। पीछे जो AC लगते हैं उनके कॉपर के जो पाइप है उनको चोरी करके कोई चोर ले गया है। उसमें 8 AC लगे हुए थे, 8 AC के कॉपर पाइप है वो चोरी हुआ है। चोरी की सूचना मिली सुबह सुबह, जब ऑपरेशन के लिए डॉक्टर अंदर गए थे तो उस वक्त ऑन करने के लिए सिस्टर को कहा था। तो सिस्टर ने हॉस्पिटल के AC मरम्मत करने वाले टेक्नीशियन को फोन करके बुलाई, तो वो आके चेक किया तो वो पाया कि स्टार्ट नहीं हो रहा है। बाहर जाके चेक किया तो सारे के पाइप टूटे हुए थे। तो फिर हमको सूचना मिली, हमने तत्काल फिर व्यवस्था करके हमने तुरंत बहाल कर लिया स्थिति को, नया वाला हमने रिपेयर करवा लिया उसको AC को। हाँ, उसमें उस दिन ऑपरेशन जिनका होना था उनका नहीं होता, जिससे मुश्किल आती है। गंभीर मरीजों के ऑपरेशन का डेट तय था और यदि नहीं होता तो वाकई प्रॉब्लम में आ जाते हैं मरीज। हॉस्पिटल के वार्ड से बाथरूम के अंदर उसका कमोड, वॉश बेसिन, नल
ये सब चोरी होने की शिकायत मिलती है। कुछ महीने पहले MRI मशीन के पीछे भी कुछ लोग आए थे, चोरी करके गए थे, इसकी भी शिकायत दर्ज कर दी गई थी और हमने उसके सुरक्षा के उपाय में हमने वहाँ की दीवार को ऊंचे कर दिया है और लोहे का फैब्रिकेशन का वर्क करवा दिया गया है और हम फिलहाल अभी लाइट्स की व्यवस्था हमने और इम्प्रूव किया है, लगाया है। एक CCTV अभी वहाँ लगाना है। ये सब पूरी तरह से प्रबंधन की लापरवाही है। लाखों रुपए सुरक्षा कर्मियों को दी जाती है, वहाँ पुलिस चौकी भी है, पुलिस वालों को भी देखना चाहिए, राउंड लेना चाहिए रात में और समय समय पर लेना चाहिए। पुलिस क्या बोलते हैं, सुरक्षा कर्मी है, उनको भी ध्यान देना चाहिए। फिर उसके सबसे बड़ी बात तो यह है कि CCTV कैमरा लगा हुआ है, यदि कुछ घटना घटती है तो उसका मॉनिटरिंग कौन करेगा भाई? उसको देखना चाहिए कि भाई कौन व्यक्ति आया था, कैसे था, उसको FIR करानी चाहिए, उसको जांच करानी चाहिए। तो पूरी तरह से ये प्रबंधन की लापरवाही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ महीनों पहले MRI मशीन लग रही थी, वहां भी इस तरह का पाइपलाइन चुरा लिया गया था, जिसमें कि लगभग 50 लाख का था। वो करोड़ों रुपए की मशीन में जो पाइपलाइन लगा हुआ था उसको चुरा ले गए थे। तो लगभग 3 महीने तक वो जो है काम रुका रहा। हॉस्पिटल में जो चोरी की शिकायत है, वहां पर हॉस्पिटल के प्रभारी और जो संबंधित थाना मणिपुर के प्रभारी जो है वहां पर अलग से फिक्स पेट्रोलिंग करके रात में भी गश्त लगाते हैं। और विगत कुछ दिनों में जो मोटरसाइकिल की चोरी हुई है उसमें पुलिस ने जो है मोटरसाइकिल चोर को पकड़ करके मोटरसाइकिल को जब्त भी किया है। आने वाले समय में जो है वहां पर और भी अधिक जो है वो गश्त लगवाया जाएगा। उसमें कहीं कहीं पर जो बाउंड्री वॉल नहीं है, उसमें बाउंड्री वॉल के लिए भी जो है वहां के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ जहां पर ऐसी खुली जगह है वहां पर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।